हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डी.के. सोनवानी सर। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई क्लास के साथ उपस्थित हूँ और इस बार मैं आप लोगों को रेगुलर डेली एक क्लासेस आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अपलोड किया करूँगा, जिसमें हम एक बहुत ही फेमस बुक है जो हर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट ज़रूर पढ़ता है। इवन नर्सिंग प्रोफेशन में रहने वाले हर स्टूडेंट को इसके बारे में नॉलेज रहता है और उसके हाथ में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दैट इज़ वेरी फेमस बुक। ठीक है, इसका नाम है पी.आर. यादव टेक्स्ट बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसके 2 वॉल्यूम के साथ ये बुक आता है। पहला वॉल्यूम में आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव चीज़ें मिल जाएंगे, थ्योरेटिकल चीज़ें मिल जाएंगे। दूसरा में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सारे चीज़ें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए सेकेंड वॉल्यूम का क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो सारा कुछ आप लोगों के सामने मैं डेली क्लास के माध्यम से दिया करूँगा। तो आप लोग रेगुलर इस यूट्यूब चैनल में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसको आप अपने मित्रगण हैं या अपने सहपाठी लोग हैं या अपने ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें, ताकि वो लोग भी रेगुलर क्लासेस ले पाए। हम लोगों के साथ एक चीज़ बहुत बढ़िया होता है, हर स्टूडेंट के साथ, मेरे साथ भी पहले होता था कि मैंने बुक्स तो खरीद ली है, मैंने टारगेट हाई9 खरीद लिए, पी.आर. यादव खरीद लिया और बहुत सारे बुक्स खरीद लिए। सब्जेक्ट के वाइज अपन ने बहुत सारे बुक्स खरीद लिया। बुक्स लेके आए, 1-2 दिन तक रखे, अच्छा लगता। 1-2 दिन तक आपने पढ़ा भी, थोड़ा देखा, उसके कलर वलर पेज देख ले, कलर फोटोग्राफ्स देख ले, आपको बहुत अच्छा लगा। 4थे-5वें दिन से आप वो बुक्स को उठाते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। और मैं आप लोगों से गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आधा से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे जिसने पी.आर. यादव खरीद के रखा है पर आज तक उसने उसको कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाया होगा। मैं ऐसे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो हाईली मोटिवेटेड है और जो कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, जो रेगुलर स्टडी करता है, वो तो कर रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है कि वो कर रहे होंगे, ठीक है, और बहुत अच्छी बात है कि कर रहे हैं और आने वाले टाइम में उनको उसका रिजल्ट मिलेगा। पर ये आज का जो वीडियो है मैं ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो एकेडमिक ईयर में भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ाई कर रहा हो, जीएनएम की पढ़ाई कर रहा हो, बीएससी की पढ़ाई कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जो भी जॉब कर रहा हो नर्सिंग प्रोफेशन में, कहीं पे नर्सिंग ऑफिसर हो, ऐसे सारे स्टूडेंट के लिए ये आज से रेगुलर वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड किया करूँगा, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, पी.आर. यादव के सेकेंड वॉल्यूम जो बुक है उसके पहले पेज नंबर से लेकर लास्ट पेज नंबर तक पूरा मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा और डेली इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को कवर कराऊंगा। तो आप रेगुलरली मेरे साथ इस क्लास में बने रहें, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं पहले से यहाँ पे क्या कर रखा है, एक स्लाइड मैंने खोल रखा है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखा होगा सेल और टिश्यू, ठीक है। तो सेल और टिश्यू जो है ये नर्सिंग और मेडिकल फील्ड में ना सबसे छोटा टॉपिक है। इससे छोटा टॉपिक और कुछ नहीं होता। यहाँ से ही इंसान की जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा यूट्यूब क्लासेस होने वाला है, ये आपको बेसिक से लेकर आपको बड़ी से बड़ी चीज़ें जो मेडिकल फील्ड में है, ठीक है ना, हाउ टू इंटरप्रेट ईसीजी, हाउ टू रीड एक्सरेज, ठीक है, हाउ टू रीड सीटी स्कैन्स वगैरह, ये बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। हाउ टू ट्रीट कैंसर, ठीक है, कैंसर के टॉपिक्स बड़े बड़े हैं, आपके बड़े बड़े प्रोसीजर्स हैं, सर्जरीज, उनके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमारा जो क्लास होगा स्टेप बाय स्टेप होगा, छोटे से लेवल से लेकर बहुत बड़ा लेवल तक हम जाएंगे। तो ये जो है हर कैंडिडेट जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता है उसके लिए भी ये हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं बीच में वो हर चीज़ें, हर डिटेल जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। हाँ, कोई चीज़ अगर आप मेरे से छूट जाता है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लेंगे। और यह मेरा एक है प्रॉमिस है, एक तरह का वादा है आप लोगों से कि कोई भी डाउट अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास या आने वाले 1-2 क्लास में ज़रूर उसको क्लियर करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए हम इतनी ही बात करें और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये वाला वीडियो जो है ना, अपने ग्रुप्स, अपने मित्र या फिर जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं जो नर्सिंग प्रोफेशन से हैं उनको शेयर कर दो। कारण कि ये आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, या एक ना एक दिन ये क्या होगा, ये जो क्लासेस हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। मैं जनरली आप लोगों से यही रिकमेंड करूँगा कि आप 10 तरह की बुक ना उठाएं, ठीक है ना।
ये भी बुक उठा लिए, वो भी बुक उठा लिए, किसी एक को भी आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बेकार चीज़ है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक चीज़ को आप कवर कर लो, देन आप नेक्स्ट चीज़ में जंप करो। तो आप मेरे साथ बने रहो, मैं आप लोगों के लिए ऐसे चीज़ करने वाला हूँ जो आप लोगों को भविष्य में बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ क्या है कि पहले PR यादव आप लोगों के लिए खत्म करूंगा, उसके बाद फिर टारगेट हाई 9, ठीक है, उसके बाद NCLEX, इस तरह के मैं और बड़े बड़े बुक्स जो हैं आप लोगों के लिए कवर करते जाऊंगा। तो ये एक चीज़ है जिसको आपको क्या है करना है, ऐसा नहीं कि यार आप सबसे पहले ही आप अपर सीढ़ी में पहुंच गए, अपर स्टेयर में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वही चीज़ हम इस वीडियो के थ्रू करने वाले हैं कि हम एकदम सुनने से स्टार्ट करेंगे, तब जाकर हम एक दिन वो लेवल अचीव कर पाएंगे, और बहुत जल्द एक दिन ऐसा आएगा कि हम सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत ज़्यादा बात हो गई। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे। आई होप कि उनके लिए, सबके लिए ये बहुत यूजफुल हो। ठीक है ना, पढ़ना कभी ख़त्म नहीं होता, वो तो हमेशा बनी है और हमेशा कोशिश करते रहें। ऐसे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े हुए हैं और इससे पहले मैंने जिनको पढ़ाया, उन सभी स्टूडेंट का अब सभी स्टूडेंट के लिए मेरा यही संदेश है कि भाई पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ठीक है ना, एक बार पढ़ाई करके कोई अच्छा जॉब ले लें, उसके बाद आपको जो भी चीज़ करना है लाइफ में करते रहें, कारण कि आपके पास एक अच्छा इनकम हो जाएगा। इनकम होने के बाद क्या है, एक चीज़ होता है कहीं भी खर्च करने का, फिर वो कर सकते हैं आप। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल एंड टिश्यू। मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको सेल और टिश्यू के बारे में नहीं पता होगा। सेल और टिश्यू जनरली हम 10वीं 12वीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही सरल चीज़ होता है, कोशिका क्या होता है, ऊतक क्या होते हैं, हमने पढ़ रखा है। लेकिन पढ़ने के बावजूद भी आप देखना, ये छोटे छोटे चीज़ जो हैं बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है, और वहाँ पे हम गलत करके आते हैं। गलत हम इसलिए करके आते हैं, आंसर तो हमें पता है पर क्वेश्चन पता नहीं होता। क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आंसर तो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है ना, तो यहीं पे आप देख पाएंगे, जैसे कि मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन एक ही आंसर के लिए कितने तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। चलते हैं बिना देरी करे पहले क्वेश्चन पे। सेल, अब मुझे जैसे कि अधिकतर लोगों का आंसर आ रहा होगा, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, तो आंसर इसका बिना आंख बंद करे, मतलब आंख खोल के अपन दे सकते हैं, सेल कर दो, बढ़िया चीज। ठीक है ना, चलो, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, RUHS MSc एंट्रेंस एग्जाम 2013 पूछा गया था। आंसर में इसलिए पहले टिक कर दिया कारण कि सबको पता। ठीक है ना, आइटम्स किसी भी लाइफ का बेसिक चीज नहीं होता। आइटम जो होता है जनरली बहुत सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी एलिमेंट का, ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है ना, ये बात याद रखना। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, धातु हैं, तत्व हैं, उनके क्या है, आइटम्स आपके बेसिक चीज है वो। ठीक है ना, बेसिक यूनिट होता है। आइटम्स के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, वाटर तो एक पूरा सब्सटेंस ही है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, वाटर रहे नहीं रहे तो भी इंसान जिंदा रहेगा। हाँ, पर इसका ये है कि बॉडी को चलाने के लिए वाटर जरूरी है। ठीक है, कुछ दिन वाटर नहीं रहेगा तो भी इंसान जिंदा रहेगा, तो बेसिक लाइफ नहीं बोल सकते उसको। हाँ, जीवन का आधार हम बोल सकते हैं कि इससे जीवन जुड़ी हुई है, और इसको अगर आपको लॉन्ग लाइफ जीना है तो आपको वाटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेल ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारा। ठीक है ना, सेल जो होता है किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जरूरी चीज है। दूसरी बात, कार्य करने के लिए बॉडी के कोई भी फंक्शन हो, चाहे सांस लेना हो, चाहे डाइजेशन करना हो, एक्सक्रीशन करना हो, रिप्रोडक्शन करना हो, कोई भी चीज करना हो, तो सेल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, कारण कि सेल रहेगा नहीं तो ये सारी चीजें होगी नहीं। ठीक है, सेल के बारे में कहा यह जाता है कि सेल जो होता है अकेला सब कुछ कर सकता है, वो सांस ले सकता है, चल फिर सकता है, हर चीज कर सकता है, इसलिए उसको सिंगल लाइफ बोला जाता है। लेकिन ये बहुत सारे सेल जब मिल जाते हैं तो ये बनाता है टिश्यू, जिसे आप ऊतक कहते हो। बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स मिलकर, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम।
और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं आपके लिए पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो सबसे छोटा यूनिट अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो आपको सेल मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक, आपका डी नंबर देख सकते हैं, केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत है, कारण कि आइटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स मिलके सब्सटेंस बनाएंगे, सब्सटेंस मिलके कंपाउंड बनाएंगे। तो ये एक तरह का लाइफ के लिए जरूरी चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सेल। चलिए नेक्स्ट चले अपन। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि देखो डिस्क्रिप्शन मेरे पास इधर रखा हुआ है, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है भाई, याद रखना इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखो सेम चीजें पूछा गया है। आप देखो बहुत डिफरेंस हो गया यहाँ पे। पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ और बोल रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, देज आर द बेसिक यूनिट और बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा बेसिक यूनिट है और कौन सा क्या है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी जीव को बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे आप घर बनाते हो, घर बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंट चाहिए। ईंट एक एक ब्लॉक्स आप उसको अरेंज करोगे तब जाके एक कमरा बनेगा। बहुत सारे आप कमरे मिला के घर बनाएंगे। तो उसी तरह से क्या है, ब्लॉक्स का काम हमारे बॉडी में कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। तो इसको आंख बंद करके आप आंसर दे सकते हैं भाई कि यार बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं हमारे सेल होते हैं, ठीक है ना। सेल में आंसर लगा। चलो सेल होता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे कि देखो ऑप्शन नंबर 1 बोलता है एंजाइम। एंजाइम्स क्या, एक तरह का स्पेशल केमिकल्स होता है जो कोई भी एक्टिविटी को या कोई रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है ना। प्रोटॉन्स नहीं हो सकते कारण कि एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। आइटम पारिटिक मॉलिक्यूल्स के आइटम्स हैं, उनमें प्रेजेंट होने वाला एक कैटायंस होता है जिसे प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चीज़ है, ठीक है। ये तो सारे क्या है, कोई भी आइटम्स के भीतर प्रेजेंट होने वाले चार्जेस, ठीक है। तो तीनों गलत है। राइट आंसर हमारा सेल। अब दोनों में देखो, एक में बेसिक लाइफ ऑफ दी ऑर्गेनिज्म बोला था, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोल दिया, इधर बोल दिया बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दोनों क्वेश्चन बहुत डिफरेंट हो गए, लेकिन आंसर जो आपका आ रहा है एक ही आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज आप देख सकते हैं कि एम्स रायपुर में पूछा गया, स्टाफ नर्स 2019 का एग्जाम हुआ था एम्स रायपुर का, उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन। जिसने पढ़ा होगा तो वो तो लगा देगा अप्रोक्स। आई होप कि सारे लोग लगाया हो। आप लोगों के लिए ऐसे इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं तो आप लोग सही आंसर लगाएं, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल चीज़ें ऐसा होता है जो आपको दिखाई दे, जो आपको स्ट्रक्चर हो, उसका कोई स्ट्रक्चर हो, लंबाई चौड़ाई में आप उसे नाप सको, ठीक है ना। ऊंचाई मोटाई कितना है वो नाप सको, ठीक है। विजिबल हो, उसका कोई वेट हो, शेप हो, साइज हो, इस तरह की अगर इसमें क्या इस तरह की अगर मेजरमेंट आपको देखने के लिए मिलता है तो वो फिजिकल है, ठीक है ना। तो जिनकी में कोई भी लाइफ है उस लाइफ का फिजिकल बेसिस क्या है, ठीक है। इसका आंसर अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस लाइफ के लिए जरूरी है, प्रोटोप्लाज्म लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, डीएनए सेल बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर दिया गया है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? फिजिकल बेसिस जो होता है जनरली यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आएगा सेल। यहाँ पर भी सेल आएगा। इसका कारण ये है कि देखो सेल के भीतर डीएनए, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तीनों होता है, और जो कि किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें हो, ठीक है। तो ये क्या है, सेल के अंदर सारे कुछ है। अगर मैं इसको डीएनए में अगर टिक लगा देता तो सिर्फ डीएनए से ये बाकी चीजें ना हो और सिर्फ डीएनए हो तो क्या जिंदगी बन सकती, लाइफ आ सकती? उसमें नहीं आ सकती है। प्रोटोप्लाज्म हो और बाकी चीजें न्यूक्लियस डीएनए ना हो, नहीं, लाइफ बन ही नहीं सकती। न्यूक्लियस सिर्फ अकेला हो, लाइफ नहीं बन सकती। हाँ, लेकिन अकेला सिंगल सेल हो तो अकेला वो लाइफ कहलाता है, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर जो रहेगा आपका वो सेल आएगा, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्लास में, चौथे नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल इज द अब्सेंस ऑफ।
ठीक है ना। आपने 12th में पढ़ा होगा, इवन बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं आप लोग एनाटॉमी में, ठीक है। उसमें पढ़ा जाता है सेल दो तरह के होता है, यूकारियोटिक सेल होता है, प्रोकारियोटिक सेल होता है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है। तो इन दोनों यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल क्या होता है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। प्रोकारियोटिक सेल जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलेमा। न्यूक्लियोलेमा इसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन वहीं देखो यूकारियोटिक सेल जो होते हैं उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन मिलेगा न्यूक्लियस के, जिसको न्यूक्लियोलेमा बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता, ठीक है। तो इसमें एक ही डिफरेंस है, बाकी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। आपको सिंपल सा कहना है कि प्रोकारियोटिक सेल जो पुराने सेल होते थे उनमें क्या है कि आपके सेल के भीतर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो सेल मेम्ब्रेन होता है, या फिर सेल मेम्ब्रेन ना बोल के न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। इसलिए इसको ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट बोलते हैं। क्या है ट्रू न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस है उसके चारों न्यूक्लियोलेमा प्रेजेंट है और न्यूक्लियोलेमा के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो ये किस में है, क्लियरली विजिबल किस में होता है, यूकारियोटिक सेल में। यूकारियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकारियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सिंपल सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा भाई यहाँ पे, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, यूकारियोटिक सेल में। ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है, प्रोकारियोटिक सेल में। तो इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था एम्स जोधपुर नर्सिंग स्टाफ ग्रेड फर्स्ट 2018 के एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। इसमें पहला ऑप्शन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं। देखो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे अपन, ठीक है। एक होता है, हमने सेल मेम्ब्रेन अलग होता है भाई, ठीक है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अलग होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ये डबल लेयर चीज होता है, ठीक है ना, जो क्या होता है लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ डबल लेयर होता, ठीक है ना। जो इसके एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो दो तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक है हेड और टेल वाला। हेड वाला जो होता है हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज का होता है और टेल हमेशा हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी का होता है, कारण कि टेल जो होता है, ठीक है ना, फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और जो हेड होता है फास्फेट, ठीक है ना, फास्फेट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, इसलिए हमेशा वाटर की तरफ अटैच्ड रहता है, ठीक है ना। अब जब भी आप पढ़ेंगे ये जो है आपका फ्लूइड मोजेक मॉडल आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है वो, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो इट्स ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये फोर्थ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। देखो अभी हमने कितने सारे चीज़ें पढ़ लिया सिर्फ सेल के बारे में, और 3 से 4 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे थे जो जिसका आंसर सेल ही था, लेकिन उनका जो पूछने का तरीका बदल गया था। तो आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले, कोई भी एग्जाम देना है तो उसमें कि एग्जामिनर जो है क्या पूछना चाह रहा है, आपका जो क्वेश्चन है क्या कहना चाह रहा है। अगर आप वो पकड़ लेते हैं तो आपका आंसर हमेशा सही जाएगा, ठीक है ना। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए assimilated बाय यूकारियोटिक सेल, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए चीजों में से कौन सा ऐसा चीज है जो क्या होता है यूकारियोटिक सेल में नहीं होता, ठीक है ना। पहला लैक्टेट, दूसरा सल्फेट, तीसरा नाइट्रोजन और डी आपका ग्लूकोज, ठीक है। ESI स्टाफ नर्स 2019 में फर्स्ट शिफ्ट पे पूछा गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। ग्लूकोज तो रहेगा, बिना ग्लूकोज के कोई भी सेल काम नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सल्फेट प्रेजेंट रहेगा, लैक्टेट भी प्रेजेंट रहेगा, तो आपका सी आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 6, विच ऑर्गेनल्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सबसे बड़ी बात आ गई, अधिकतर लोग सबको ही पता होगा ये तो मेरे ये देखो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया इसको। RPSC राज स्टाफ नर्स 2007, ESI स्टाफ नर्स 2016,
मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड स्टाफ नर्स 2019, ठीक है, इसमें भी पूछा गया। बीएसएफ स्टाफ नर्स, इसमें भी पूछा गया था। तो पावर हाउस ऑफ द सेल सबको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं ज़्यादा सा, ठीक है। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे ऑप्शन देख लो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल या मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है। सेल के भीतर जितना भी मैनेजमेंट का काम होता है, कौन से मॉलिक्यूल किधर भेजना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, सारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए करता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी जो होता है क्या करता है? गोल्जी बॉडी बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल या पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ठीक है ना। ये जितने भी ये रैपिंग और सेंडिंग का काम करता है, पैकेजिंग काम करेंगे, ठीक है। उसको रैप कर लो, पैकेजिंग करो, और जिस ऑर्गेनल्स को चाहिए उसको रिक्वायरमेंट है उसको भेज देता है, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स आते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल, सबको सबसे पहले गोल्जी बॉडी क्या करता है? अपने पास बुलाता है, अपने पास बुला के उनका रैप करके जिस पार्टिकुलर ऑर्गन को जरूरत है, उस ऑर्गेनल्स को जरूरत है सेल के भीतर, उसको भेज देता है। तो इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस और पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ठीक है। ये बात भी याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया हमने बता रखा है, पावर हाउस ऑफ द सेल पहले से पता है। राइबोसोम, राइबोसोम जनरली सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनल्स होता है। साथ में से क्या बोलता है बताने की जरूरत है नहीं, फिर बता दे रहे हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये सारे चीजें हमारा नंबर 6 क्वेश्चन भी फिनिश होता। चलिए अब आते हैं हम हमारे नंबर 7 पे, ठीक है। नंबर 7 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, एक चीज और बताना मैं भूल गया, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि आपके जो ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट का लास्ट प्रोडक्ट होता है डाइजेशन हो जाने के बाद, ये आपके ब्लड में घुलता है, ब्लड से ये सीधे इंसुलिन के द्वारा इंटरमीडिएट का काम किया जाता है और सीधे सेल के भीतर डाल दिया जाता है, ठीक है ना। डालने के बाद क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना, ठीक है ना। जब ग्लूकोज टूटता है 2 पायरिक एसिड में, तो इस पूरे प्रक्रिया में 18 एटीपी बनता है। 18 एटीपी बनने के बाद 2 पायरिक एसिड जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है और वहां से वो 20 एटीपी का निर्माण करता है। तो सेल के भीतर सबसे ज्यादा एनर्जी अगर कोई बना रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। सेल का, कोशिका का ऊर्जा गृह, जहां से आप एटीपी के रूप में ऊर्जा लेते हैं। आपके हर सेल, ठीक है, आपको पता है कि चिड़िया हो गया या फिर ऐसे जानवर जिनके पंख हैं, जिनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उनके पंखों में प्रेजेंट जो सेल होता है उसके भीतर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसलिए कारण ही उनको बार बार पंखे पर पढ़ाना है तो उनको एनर्जी बहुत लगेगा, इसलिए ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए कौन जरूरी? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए नंबर 7 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, विच सेलुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एक चीज होता है ऑक्सीडेटिव, मतलब ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? 2 तरह की चीजें हैं कि हमारे बॉडी में कुछ चीजें बनती हैं, कुछ चीजें टूटती हैं। तो ये जितने रासायनिक क्रियाएं होती हैं इनको एक साथ हम बोला जाता है, एक साथ हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें बॉडी के भीतर होने वाले रासायनिक रिएक्शन के द्वारा कुछ चीजें बनती हैं और कुछ चीजें टूट जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में जिस चीज को बनता है, ऐसे प्रक्रिया जिसमें कोई चीज बनता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। ऐसी चीजें जिसमें कोई चीज टूट जाता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें एक चीज कोई 2-4 चीजों में टूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को ही मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो हमने क्वेश्चन तो अब एक तोड़ लिए। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली रासायनिक क्रियाएं कौन से जगह पे होता है सेल के भीतर? चलिए देखते हैं। ये पूछा गया था आरआरबी स्टाफ नर्स 2015, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, रिसेप्टर्स, लाइसोसोम, एचएलए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए
इसका अगर आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है ना, एक चीज और चीज है, ऑक्सीजन जो होता है आपका यूटिलाइज होता है अगर सेल के भीतर, सबसे अच्छा देखो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाले रासायनिक क्रिया है। तो रिसेप्टर में ना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एचएलए मॉलिक्यूल्स में भी प्रेजेंट नहीं है, लाइसोसोम में भी प्रेजेंट नहीं है। तो ऑक्सीजन जो आपको जो आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन क्या होता है, सेल के भीतर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर दो तरह के कंपार्टमेंट होते हैं, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर में फ्लूइड भरा होता है ठीक है, और इनर चैम्बर में भी फ्लूइड भरा रहता है। इनर चैम्बर के जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और इस एरिया को बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी में क्या होता है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स, जिसको F0 पार्टिकल्स, F6 पार्टिकल्स, इस तरह के पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पे क्या करता है, एटीपी एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आता है, आपके वाटर आते हैं, जो एक दूसरे से रिएक्शन करके क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन रिएक्शन करके आपके जो 2-पायरिक एसिड आया था वो रिएक्शन करके, वाटर रिएक्शन करके एनर्जी बनाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये आप देखो यहाँ टूटना और बनना दोनों प्रक्रियाएं हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो मेटाबॉलिज्म यहाँ हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हो रहा है। तो इस स्थिति का हम क्या बोले कि ये जो सेल के भीतर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही होता है। रिसेप्टर में कभी हो ही नहीं सकता। रिसेप्टर ऐसी चीज होते हैं जो कोई भी चीज को अपने अंदर रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो आपने पढ़े होंगे, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर पढ़े होंगे, ऐसे रिसेप्टर जो क्या करें टेम्परेचर को फील करके बताते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में कहानी ये है कि सेल का सुसाइडल बैग इसी को बोलते हैं, कारण कि लाइसो एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज किस लिए करता है, ये सेल के भीतर अगर कोई अनवांटेड चीज आ गया तो उसको क्या करता है, लाइसो एंजाइम सीक्रेट करेगा और उसको किल कर देगा, ठीक है। और वो सारी चीजें क्या कर देता है, किल हो जाने का सेल अपना डिटॉक्स रहता है, ठीक है, उसमें टॉक्सिसिटी बन नहीं पाता, ठीक। तो लाइसोजाइम क्या है, सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं, कभी क्या होता है ज़्यादा रेडिएशन या कोई आपने ड्रग्स ले लिया उसकी वजह से सेल के लाइसोसोम क्या हो जाते हैं, भस्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। लाइसोजाइम सीक्रेट होता है, पूरे सेल को नष्ट कर देता है, इसलिए लाइसोजाइम को अपन क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है ना। एचएलए मॉलिक्यूल्स नथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है, आगे बढ़ता है। करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यूपीएससी यूपीए स्टाफ नर्स में 2017 में पूछा गया, ठीक है ना। चलिए, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे रेस्पिरेशन क्या होता है, जनरली रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, वह प्रक्रिया जिसमें क्या करते हैं कि हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, यह प्रक्रिया आपका रेस्पिरेशन है। लेकिन ये अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। जनरली जो ह्यूमन बीइंग और जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो हम जो कर रहे हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, ठीक है, सांस के रूप में ऑक्सीजन आप लो, ठीक है। तो इस तरह के रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर आप सांस ऑक्सीजन की जगह सांस लेना आप किसी दूसरे गैस का ले रहे हो, ठीक है। कुछ जीव होते हैं जो अलग अलग गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन नहीं ले रहे, वो दूसरा गैस ले रहा है, इसलिए उसको एनारोबिक, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो, जिस उपस्थिति ना हो, ठीक है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म बाय, किसके द्वारा एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन वाला जो रेस्पिरेशन है किया जाता है सेल के भीतर, ठीक है। ग्लाइकोसोम नहीं, राइबोसोम, बिल्कुल राइबोसोम में तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता नहीं है, लाइसोसोम में भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैंने अभी बताया। देखो 7वां और 8वां क्वेश्चन एक जैसा ही है, ठीक है ना। 7वां और 8वां क्वेश्चन एक जैसा ही है, बट उन्होंने क्या है, क्वेश्चन जो पूछने का तरीका उन्होंने बदल दिया। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कारण कि जो ऑक्सीजन होता है सेल के अंदर सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है,
ठीक है। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, क्रस्टी में जाएगा, कुछ F1 F0 पार्टिकल्स होते हैं, एटीपी एंजाइम होता है, ग्लूकोज का टूटा हुआ 2-पायरिक एसिड होता है, उनके साथ रिएक्शन करके वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के रूप में निकालेगा और एटीपी बना देगा, ठीक है। तो ये सारा जो मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन हो रहा है ये सारा कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए करेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ होगा। हाँ, अगर इसके जगह पे अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन पूछ ले तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, दूसरे गैस का इस्तेमाल किया गया, ये ज़्यादातर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन उसमें भी होता है। कभी कभी हमारा एक चीज़ होता है कि ये जो कोई आपने बहुत लंबे समय तक क्या क्या रनिंग कर लिया, काम कर लिया, आप क्या है सांस फूलने लगा आपका, और आपके अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हुआ, तो उस स्थिति में आपके सेल जो होते हैं लैक्टिक एसिड बनाने लगता है। लैक्टिक एसिड बनाने के कारण क्या होता है, वो मसल्स के बीच में गैप है उस पर जमा हो जाता है, जिस कारण आपको थकान लगता है, वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन में आने लगता है, ठीक है ना। तो आप क्लियर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखो सिंपल से 8वां जो आपका आंसर है वो सिंपल है, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म बाय माइटोकॉन्ड्रिया, कारण की ऑक्सीजन सीधे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और एनर्जी बनाया जाता है। सिंपल सा फंडा, ज़्यादा बड़ी उसमें लेपल पोता पोती नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, खालिस्तान इज ए प्रोटीन इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन, ठीक है ना। ये अच्छा देखो, साइटोस्केलेटन को बोलते हैं सेल घोस्ट, सेल का भूत। जनरली क्या है, आप ये 11th में पढ़े होंगे कि यार साइटोस्केलेटन क्या होता है। कोई इंसान है, इंसान के अंदर स्केलेटल सिस्टम होता है, एक ढांचा होता है, वैसे ही सेल में ढांचा होता है, ठीक है ना। जनरली इसको क्या किया जाता है, कोई सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन थोड़ा क्या एसिड सोल्यूशन, थोड़ा डाइल्यूटेड एसिड सोल्यूशन में जब कोई सेल को डालते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ देर बाद पूरा सेल तो क्या हो जाता है, अंदर के ऑर्गन सारे निकल जाएंगे, सारे कुछ हो जाएंगे, तो उसके बाद वो हल्का सा उसका क्या बनता है, एक खोखला स्ट्रक्चर बचता है, ठीक है ना, सेल का, जिसको अपन साइटोस्केलेटन बोलते हैं, या फिर सेल घोस्ट बोलते हैं, या फिर सेल का स्ट्रक्चरल पार्ट बोलते हैं, जिसको ढांचा देने का काम करता है, ठीक है। तो कौन सा प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होता है, या कौन सा प्रोटीन है जो साइटोस्केलेटन बनाता है, ये क्वेश्चन है हमारा, एम्स भोपाल नर्सिंग 2018 में पूछा गया, ठीक है। चलिए, फाइब्रोनेक्टिन, फाइबर का बना हुआ प्रोटीन, दूसरा एक्टिन, फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन ब्लड में वो प्रेजेंट होता है, क्लोटिंग वाला, एल्बुमिन ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट जो प्रोटीन होता है एल्बुमिन होता है, ठीक है। ये तो सारे प्रोटीन है, एक बात याद रखना, फाइब्रोनेक्टिन, एक्टिन, फाइब्रिन, एल्बुमिन सारे प्रोटीन है। फाइब्रिन आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन भी ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फाइब्रोनेक्टिन भी ब्लड में हो जाता है। लेकिन एक्टिन मायोसिन आपने पढ़ा होगा, मसल सेल में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन, ये सारे क्या होता है, मसल सेल में प्रेजेंट होता है और मसल्स का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं, एक्टिन जो है आपका सेल जो होता है, सेल का स्केलेटल बनाता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व है, एक्टिन प्रोटीन, हमेशा याद रखें, ठीक है। साइटोस्केलेटन इज द इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, फाइब्रिस ऑफ प्रोटीन एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इट मेंटेन सेल शेप along the changes in the 3-dimensional structure of the cell, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि जो सेल होता है एक ढांचा बनाता है सेल का, ठीक है। सेल के अंदर आप देखो पूरा वाइडली अगर आप डिस्क्राइब करके देखेंगे अगर सेल को सही से, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, ट्यूब्यूल्स होता है, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरा फैले होते हैं लॉन्ग, ठीक है ना, ट्यूब्यूल्स होता है, फिलामेंट्स होता है और माइक्रो फिलामेंट्स होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इधर उधर एक दूसरे क्रॉस करे हुए रखता है। इनका एक मेजर काम ये होता है, सेल को कोलैप्स होने से बचाता है, हमेशा सेल को क्या करता है, एक शेप दे के रखता है, ओवल शेप दे दिया, ठीक है, राउंड शेप दे दिया, सिलेंड्रिकल शेप दे दिया, तो ये सारा शेप देने का काम जो है आपका साइटोस्केलेटन का ही काम है, ठीक है। अगर साइटोस्केलेटन ना रहे तो सेल कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके अंदर हड्डी ना रहे तो आप कोई चल फिर पाओगे क्या, नहीं चल फिर पाओगे, आप सीधे जहाँ पे हो वहीं पे चल जाओगे, तो वैसे इसके साथ होता है। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये साइटोस्केलेटन के पार्ट, ठीक है ना, ये क्या फैले रहते हैं पूरे सेल पर,
जिसके वजह से क्या होता है, सेल क्या होता है, कोलैप्स होने से बचा रहता है, पिचकने से बचा रहता है, और उसको एक शेप और साइज मिला रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलें क्वेश्चन नंबर 10 पे। स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर, अच्छा हमने इसमें वो नहीं करा, चलो टिक मार लो भाई, नंबर बी। ठीक, नंबर बी पे आपका आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्जी बॉडी अपरेटस, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, चलो स्टेरॉइड जनरली क्या होता है, स्टेरॉइड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कोई भी बॉडी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। आपने सुना होगा क्या एथलीट है, रनिंग करने से पहले उन्होंने क्या कर लिया, स्टेरॉइड ले लिया, जिस कारण उसको रनिंग बहुत तेज कर पाया। आपने कोई जिम जाता होगा उसको पता होगा कि जिम जाने वाले लोग स्टेरॉइड लेते हैं, जिसके वजह से उनका बॉडी बिल्डिंग अच्छा होता है, मसल ग्रोथ करता है। तो स्टेरॉइड जनरली ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी और सेल टिश्यू के वर्किंग प्रोसेस को, शेप साइज को बढ़ा देता है। ठीक है ना, अब इसका सिंथेसिस जो होता है जनरली बता दूं गोल्जी बॉडी में होता है। ठीक है ना, कहाँ पे होता है, गोल्जी बॉडी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, गोल्जी बॉडी में आपका फैट लिपिड का सिंथेसिस होता है। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी में फैट और लिपिड का सिंथेसिस होगा। ठीक, चलिए स्टेरॉइड कहाँ पे होगा, पेरोक्सिसोम जो होते हैं। ठीक है ना, पेरोक्सिसोम जनरली ऐसे चीज होता है जो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके रखता है। ये जनरली माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टेरॉइड सिंथेसिस होता है। ठीक है, एक और चीज देखो, नीचे वाला पॉइंट अगर आप पढ़ोगे, स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर इनटू साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। अगर क्वेश्चन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया और साइटोप्लाज्म दिया तो साइटोप्लाज्म भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान दें। ठीक है, ज्यादा डिस्क्राइब करने वाली बात है नहीं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपन 11 नंबर क्वेश्चन पे पूछते हैं, द एक्वस कंपोनेंट ऑफ सेल विद इन which various organelles and particles are expanded is। ठीक है, चलो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट साइटोसोल, बी है साइटोप्लाज्म, सी है न्यूक्लियस और डी है साइटोब्लास्ट। ठीक, चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को एक काम करता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ उसकी साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एक ऐसा चीज होता है जो सेल के भीतर प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ में आपका क्या है, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, सेल के भीतर सेल ऑर्गेनल्स हो और सेल ऑर्गेनल के साथ में सेल के भीतर फ्लूइड भी है, जिसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन साइटोसोल में सिर्फ प्लाज्मा या फिर फ्लूइडी चीज प्रेजेंट रहेगा, लेकिन आपका जो सेल ऑर्गेनल्स है एब्सेंट रहेंगे। इस स्थिति को बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, साइटोसेल वह होता है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है। ठीक है ना, सेल ऑर्गेनल्स अपन एक सेल ले लेते हैं, एक काम करते हैं, सेल ले लो, सेल के भीतर से जितने भी सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है, ये सब चीज को हटा दो, सिर्फ लिक्विड पोर्शन उसमें रखो। तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे साइटोसोल। ठीक है, साइटोप्लाज्म इसके जस्ट अपोजिट है। सेल ले लो, सेल के भीतर आप क्या करो, सेल फ्लूइड डालो जिसको साइटोप्लाज्म बोला गया। ठीक है, और उसके साथ में सेल ऑर्गेनल्स भी डाल दो, तो इसको सारी चीज को एक साथ बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की तो बात ही नहीं करेंगे, न्यूक्लियस तो अलग ही है। ठीक है, साइटोब्लास्ट ये भी अलग है, साइटोब्लास्ट चीज ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, साइटोब्लास्ट इज काइंड ऑफ सेल। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, एम्स रायपुर में। ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें क्या पूछा, सेल के भीतर जो एक्वस कंपोनेंट है, पानी या द्रवित चीज जो है सेल के भीतर, अगर आप सेल ऑर्गेनल्स और पार्टिकल को हटा दो, सस्पेंड कर दो, ठीक है, तो उस स्थिति वाले चीज को हम क्या बोलेंगे, तो सिंपल सा मैंने बताया है कि साइटोसोल। तो ये तो बहुत ही क्लियर चीज है। साइटोसोल क्या है, सेल के भीतर अगर सिर्फ फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज साइटोसोल। अगर सेल के भीतर क्या सेल ऑर्गेनल्स भी है और फ्लूइड भी प्रेजेंट है, दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे,
ठीक है ना। देखो साइटोप्लाज्म मीन्स ऑल कंपोनेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, सिंपल सा फंडा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि सेल के भीतर सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है और सेल फ्लूइड भी प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, तो उसका आंसर आ जाएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर क्वेश्चन हमने कर दिया सेल के भीतर से सारे सेल ऑर्गेनल्स को हटा दें और सिर्फ फ्लूइड प्रेजेंट रहे, इस स्थिति को क्या बोलेंगे, तो दैट इज साइटोसोल, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या है आपके क्लियर हो जाता है। नंबर 11वां क्वेश्चन। चलिए तो इस स्थिति, चलो आज हमने टोटली 10 क्वेश्चन का हमने क्या कर लिया है, स्टडी किया है, जो बहुत ही सरल है, ज़्यादातर है नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज करें, ज़्यादा है नहीं, रोज हम ऐसे थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ स्टडी करते रहेंगे। हाँ, इसमें से जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स पे डाल दें, मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा आने वाले नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। जैसे हम क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करके ही आगे बढ़ूंगा। तो आज हमने 10 क्वेश्चन क्लियर कर लिया है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दें, कमेंट के हिसाब से मैं सब लोगों का आंसर दे दूंगा। अगर आपको कोई ओपिनियन है तो आप बिल्कुल उसमें दे सकते हैं, उसको मैं अपने वीडियो में ऐड किया करूंगा, ठीक है। तो आई होप सब लोगों ने ये क्लास एंजॉय किया होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कंटिन्यूटी छूटा मतलब सारा कुछ छूट जाती है। तो आप लोगों से यही है कि आप कंटिन्यू रेगुलर, सिर्फ 1 घंटे कुछ नहीं है, साथ में पढ़ना है और ये सारी चीज़ें देखना है। आने वाले कुछ महीने में आपको पता नहीं चलेगा आपका PR यादव खत्म हो गया, ठीक है। इस हिसाब से एक तो ये हो जाएगा कि मेरा भी पढ़ाई क्लियर हो जाए और आने वाले समय में आप सभी का पढ़ाई क्लियर हो जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग भी अच्छी जगह पे जॉब करेंगे।